हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं इस इशू के बारे में कि कंपनी की क्या खासियत है, क्या खामियां है, क्या कंपनी करती है। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सबसे पहले तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू होने वाली है। प्राइस में कंपनी ने सेट किया है 141 से 151 रुपीज़ पर शेयर का। कुल मिला के आपको 99 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। इस आईपीओ का दोस्तों जो इशू साइज है वो है 72.17 करोड़ का और ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इशू है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी, इसकी बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर इस आईपीओ की आपको लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी ज़रूर। अब सब के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि आईपीओ के साइज को लेकर कि क्या ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो बिल्कुल ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, ये कोई एसएमई इशू नहीं है, ये मेन बोर्ड आईपीओ ही है। बस साइज जो है वो काफ़ी 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 ज़्यादा छोटा है, ओनली 72.17 करोड़ का। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बारे में हम समझ लेते हैं। सो दोस्तों, विभो स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के नाम से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली दोस्तों, कंपनी मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है और सप्लाई करती है किसको, स्टील पाइप्स और ट्यूब्स को टू वेरियस हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको ERW पाइप्स देखने को मिल जाएगी फॉर एप्लीकेशन इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस एंड अदर नॉन टॉक्सिक सप्लाईज। दूसरा है कि हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज पाइप्स कंपनी के आपको मिल जाएगी जो एप्लीकेशन में यूज आती है इन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है हॉलो सेक्शन पाइप्स के लिए जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में आती है। चौथा ये है कि कंपनी प्रीमियर पेंटेड पाइप्स आपको बनाकर देती है। और पांचवा है दोस्तों जो कंपनी का क्रैश बैरियर्स है जो एप्लीकेशन आते हैं रेलवेज के अंदर, हाईवेज में और रोड्स में जो यूज़ होते हैं, वो कंपनी आपको बनाती हुई नजर आती है। कंपनी की दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक रायगढ़ महाराष्ट्र में और दूसरी है महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये दोस्तों तेलंगाना में आता है। और एक और वेयर हाउस भी है कंपनी का हिसार हरियाणा के अंदर। तो महबूब नगर और यहाँ पर आपको कंपनी का। तो ये तो हमने बात करी कंपनी के बारे में, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो है कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। सो स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, कंपनी बेसिकली एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इनकी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ समझना, बिकॉज फिर आपको बिजनेस समझ में आएगा कि कैसे ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों इनके कस्टमर है जिंदल पाइप्स लिमिटेड JPL। और इनके साथ ही दोस्तों कंपनी ने अपना जो प्रोग्रेस है वो किया है, क्योंकि ये ऑफर करते हैं जॉब वर्क एक्टिविटी टू फुल टाइम प्रोडक्शन ऑफ पाइप्स फॉर JPL, राइट। तो बेसिकली ये उनके लिए बनाते हैं और फिर वो बेचते हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में हमने बताया अभी आपको। तीसरा ये है कि दोस्तों इनके जो मार्केट है वो प्रोडक्ट होते हैं अंडर द ब्रांड ऑफ जिंदल स्टार। याद रखिएगा, ये जिंदल स्टार के अंदर अपने पाइप्स को बेचते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों इनकी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के तहत ये बेचते हैं और फैसिलिटी जो है वो होल्ड है, मतलब उनके पास ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ है और ये सब कुछ आपको कंपनी का मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि दोस्तों जो कंपनी है उसका कोलैबोरेशन है किसके साथ, जिंदल पाइप्स लिमिटेड के साथ, टू एस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कस्टमर्स और इम्प्लीमेंट करना है इनको इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और ये वेल डेवलप्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। मार्केटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और एफिशिएंट सप्लाई चेन, डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस है और प्रॉम्प्ट प्रोडक्ट डिलीवरी है एज ऑफ March 31, 2023। कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज जो है उनको एक्सपोर्ट भी किया है ग्लोबली। विभो स्टील ट्यूब्स के फाइनेंशियल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब कुछ समझते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क क्या है दोस्तों, जो कंपनी और उसके प्रमोटर डायरेक्टर है उनको लीगल प्रोसीडिंग्स में थोड़ा बहुत यहाँ पर नाम निकल कर आया, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली है। तो इसका अगर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट है, मान लीजिए कोई इनके खिलाफ फैसला आता है, तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे, ऑपरेशंस पे और फाइनेंशियल कंडीशंस पे आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा ये है कि क्योंकि याद रखिएगा ये जिंदल पाइप्स लिमिटेड के साथ काम करते हैं, उनके साथ इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। बट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कभी भी इनका जो ये एग्रीमेंट है वो टूट जाता है, तो दोस्तों सीधा सीधा कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा नहीं, बहुत बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा इसका एक की कंसर्न रहने वाला है कि जो ये जिंदल स्टार ब्रांड के अंदर काम करते हैं और जिंदल पाइप्स लिमिटेड के साथ जो काम करते हैं, इससे कंपनी के आने वाले समय में अगर कोई इम्पैक्ट आता है, कोई डिस्ट्रप्शन आता है, तो रेवेन्यू और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे सीधा सीधा आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तीसरा ये है कि दोस्तों इनकी कंटिजेंट लायबिलिटी है ऑलमोस्ट 4.04 करोड़ की एज ऑफ March 31, 2023। मतलब जो कंपनी है, अगर ये फाइनेंशियल कंडीशन का कुछ भी इम्पैक्ट है तो वो बिजनेस पर आपको सीधा आता हुआ नजर आएगा। पांचवा यही है, चौथा यही है कि दोस्तों कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर है वो ये प्रोसेस करता है
क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी की कैश फ्लो पे देखने को मिला है। और काफ़ी बार ये भी समस्या आई है कि दोस्तों जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है उतना प्रॉब्लम आ सकता है आने वाले सालों में, राइट। तो इसीलिए इनसफिशिएंट कैश फ्लो एक बड़ा समस्या है, क्योंकि एक एस्टिमेट है कि 2024 और 25 के अंदर कंपनी को 226 करोड़ और 200 ऑलमोस्ट 300 करोड़, मैं आपको ये कह सकता हूँ राउंड करके, कि इनको इतना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ये एक और बात है कि कंपनी के पास दोस्तों एक अनसिक्योर्ड लोन भी है 3.83 करोड़, जो रीपेएबल ऑन डिमांड है। तो अगर इसका डिमांड हो जाता है तो इससे भी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। और आखिरी यही है कि दोस्तों जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है इनका रेवेन्यू से, जो कंट्रीब्यूट होता है ऑलमोस्ट 95.58% 2023 के अंदर हमको देखने को मिला। ऐसा ही पहले था जो लगातार बढ़ता गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन है, ये भी सीधे सीधे अफेक्ट आ सकता है अगर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो नहीं होता है। तो इससे कंपनी के नंबर्स पे सिंपल आपको अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते चलिए इनके रेवेन्यू के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हम कह सकते हैं लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया। कंपनी का 2021 में रेवेन्यू करीबन 510 करोड़ का था, अगले साल 2022 में 818 करोड़ का हुआ, फिर बढ़कर वो 1113 करोड़ हो गया। यानी कंपनी के रेवेन्यूज़ में हमको लगातार एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। वही अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के मुनाफे के बारे में, तो कंपनी का मुनाफा दोस्तों 2021 में 69 लाख का था, उसके बाद वो बढ़कर 11 करोड़ 33 लाख का हुआ, और अब 21 करोड़ तक दोस्तों कंपनी अपना मुनाफा लेकर गई है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन ज़रूर एक लो मार्जिन वाला बिजनेस है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कंपनी के अगर एसेट्स की बारे में बात करते हैं तो 173 करोड़ की एसेट थी दोस्तों 2021 में, जो आज बढ़ते बढ़ते 294 करोड़ तक कंपनी की एसेट्स पहुंच चुकी है। अगर बात करता हूँ कंपनी के ऊपर बोरोइंग कितने की है, तो कंपनी के ऊपर दोस्तों 58 करोड़ की बोरोइंग थी 2021 में, उसके बाद वो बढ़कर 106 करोड़ की आती है, और फिर 2023 के अंदर दोस्तों करीबन कंपनी ने बोरोइंग है 126.83 करोड़। 30 सितंबर 2023 के हिसाब से कंपनी के ऊपर अभी बोरोइंग है 160.27 करोड़। तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी हम कह सकते हैं ठीक ठाक है, इसमें कोई दौराय नहीं है। तो ये सब तो हमको समझ में आया, लेकिन बेसिकली कंपनी इस पैसों को करेगी क्या, जो ये कंपनी पैसा रेज कर रही है। तो दोस्तों कंपनी को ये सारा पैसा वर्किंग कैपिटल के अंदर जाने वाला है। आपको मैंने बताया अभी कि वर्किंग कैपिटल वाला बिजनेस है, मतलब इसमें बहुत पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए दोस्तों ये पैसा जो है वो सारा कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करेगी, ऐसा कंपनी ने बताया। अब अगर मैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करता हूँ, तो कंपनी का ROE है 25% का, ROCE है 16.48% का, ये बढ़िया है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ आता है, वो है डेट टू इक्विटी में। कंपनी का डेट टू इक्विटी अबव 1 है, राइट। 1.63 का आपको कंपनी का डेट टू इक्विटी देखने को मिल जाता है। और कहीं भी देखिए, याद रखिए, कोई कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी 1% से ऊपर का है, बेसिकली 1 से ऊपर का है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ कंपनी का डेट टू इक्विटी अच्छा नहीं है। तो 1.63 है, तो ये हम डेट टू इक्विटी को अच्छा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 22.60% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.3 का है। कंपनी दोस्तों जो प्राइस टू अर्निंग मांग रही है वो है करीबन 10.17 का। और अगर मैं इस वैल्यूएशन को दूसरी कंपनी से कंपेयर करता हूँ, तो इस पूरे सेगमेंट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, जैसे APL अपोलो, हाईटेक पाइप्स, गुडलक इंडिया, रामा स्टील ट्यूब्स। इन सब का जो प्राइस टू अर्निंग है और जो कंपनी प्राइस टू अर्निंग लेकर आई है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा कम दिखता है, बिकॉज 10.17 का PE है। APL अपोलो का 64 का है, हाईटेक का 47.91 का है, गुडलक इंडिया का 31 का है, और रामा स्टील का 37.75 का है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम दिखता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और ये कंपनी काफ़ी छोटी है। ज़रूर 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी दर्ज कर रही है, बट द थिंग इज कंपनी मुनाफा ज़्यादा नहीं कमाती है वहाँ पर। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों एक बहुत छोटा IPO है ये। और होता क्या है ना, आजकल मैंने ये देखा है कि छोटे IPOs के अंदर लिस्टिंग हमको कहीं भी होती हुई नजर आती है। तो ये एक रिस्क इसके अंदर हमेशा से आपको पॉजेस होता हुआ देखने को मिलेगा। करना क्या चाहिए, क्वेश्चन यही है। अगर सिर्फ ग्रे मार्केट से बात करते हो तो ग्रे मार्केट तो ये कहती है कि आग बंद करके लगा देने का, क्योंकि 82.78% इसका करंट ग्रे मार्केट है। बट हमेशा मैं कहता हूँ ग्रे मार्केट को देख के नहीं लगाना है। कंपनी ठीक है, कुछ ना कुछ देखिए समस्या है, जैसे कि एक लीगल प्रोसीडिंग्स जो है कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ, कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों जो इनका JPL के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप में हमेशा से एक अंडर द स्कैनर रह सकता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर को नहीं पता कि कब जाके वो टूट जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म का है, बट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाते हैं। तो वो एक कंपनी के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो कंपनी कहाँ पहुँच जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। तीसरी बात यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आने वाले समय में भी काफ़ी पड़ने वाली, तो उसके लिए कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को मोल्ड करती है वो देखने वाली बात रहने वाली है। बाकी अगर देखा जाए ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, तो ये इशू ठीक दिखता है। लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर है,
बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा विचार अभी नहीं करना है, बिकॉज क्लैरिटी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डेफिनेटली बिफोर अप्लाइंग एनी आईपीओ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें।